वेलकम। आज हम डाइव इन कर रहे हैं एक ऐसी वाइल्ड साई-फाई और एक्शन से भरपूर कहानी में जहां मेडिकल साइंस और अंडरवर्ल्ड आपस में टकराते हैं। ये जायजा एक 35 साल लंबे डीप फ्रीज यानी बर्फ में जमे हुए राज से शुरू होता है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधा इस सिनेमैटिक मिस्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस सब के पीछे आखिर क्या हकायक छुपे हैं। जरा इस लाइन पर गौर करें, हम इंसान नहीं, हम खुदा हैं। डॉक्टर शर्मा का ये डायलॉग सीधा सीधा बता देता है कि आगे क्या तबाही आने वाली है। ये जुमला इस कहानी के खतरनाक और हाई स्टेक्स मेडिकल ह्यूब्रिस की बुनियाद रखता है। जब साइंसदान कुदरत के कामों में दखल देने लगें तो नतीजा हमेशा हाकार ही होता है। तो ये सारा चक्कर शुरू होता है प्रोजेक्ट रीएनिमा से। ये एक कंप्लीटली अनऑथराइज्ड, गैर कानूनी और टॉप सीक्रेट तजर्बा था। और इनका आइडिया क्या था? अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स और 360 जूल्स के मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर मुर्दों को जिंदा करना। ये लिटरली मैड साइंस है। -75 डिग्रीज की बर्फ में जमी एक लाश को वापस जिंदगी की तरफ लाना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल खतरनाक। लेकिन यहां सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि आखिर वो बर्फ में जमा हुआ आदमी है कौन? सोचिए, एक बंदा जो सालों से परफेक्टली महफूज था, अचानक एक लैब में कोमा से उड़ जाता है। ना उसकी कोई पहचान है, ना कोई रिकॉर्ड्स। ये सवाल पूरी सस्पेंस की बुनियाद है। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ, द मिसिंग ग्रैंडसन। अब हम एक ऐसे परेशान खानदान को देखते हैं जो 25 लाख रुपए के भारी कर्ज में डूबा हुआ है। उनकी आखिरी उम्मीद उनका लापता पोता वसु है। और वसु की डेली रूटीन देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। सुबह 6 बजे योगा इंस्ट्रक्टर, 9 बजे लाइब्रेरियन, दोपहर में होटल वर्कर, शाम को तेलुगु टीचर और आखिर में रात 10 बजे से ट्रैफिक कॉप। सीरियसली, ट्रैफिक कॉप और लाइब्रेरियन एक ही दिन में? एक अकेले बंदे ने अपने खानदान के लिए लिटरली अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। तो दिमाग में फौरन ये क्लिक करता है, क्या वो जो लैब में जिंदा हुआ आदमी है वही वासु है? मतलब क्या वो एमनीशिया का मारा हुआ बेचारा मरीज वही मासूम शख्स हो सकता है जिसे उसकी फैमिली ढूंढ रही है? खानदान को तो पूरा यकीन हो चुका है। और यहीं से शुरू होता है शनाख्त का बहरान, द आइडेंटिटी क्राइसिस। अच्छा, अब उस सब्जेक्ट को बॉडी में लगी जीपीएस चिप के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। बंदा शदीद एमनीशिया का शिकार है, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो कोई पुराना म्यूजिक सुनता है या कोई खतरा महसूस करता है तो उसके रिएक्शंस किसी आम सिविलियन वाले नहीं होते। वो लोकल गुंडों को ऐसे धो डालता है जैसे कोई हाईली ट्रेन्ड फाइटर हो। साइंटिस्ट की तो समझ से ही बाहर हो गया कि ये मेडिकल मिरेकल अचानक इतनी खतरनाक किलिंग मशीन कैसे बन गया। अब ये सब देखकर एक ही सवाल आता है, अगर ये अपनी खतरनाक लड़ने की सलाहियतों की वजह से वसु नहीं है तो आखिर बर्फ में कौन दफन था? ये इंटरवल का ट्विस्ट कहानी का टेंशन बिल्कुल पीक पर ले जाता है। आगे जो सच सामने आने वाला है वो वक्त और तारीख दोनों को हिलाकर रख देगा। इसी के साथ हम एंटर करते हैं अगले फेज में। एंटर डिस्को राजा। यहां कहानी पूरी तरह फ्लिप हो जाती है जब उस एमनीजिया वाले मरीज को अपना माजी याद आता है। तो क्या शानदार माजी था वो! दोनों किरदारों का फर्क देखिए जरा। एक तरफ 2026 का वासु जो 5 बोरिंग जॉब्स करता है अपनी फैमिली के लिए, और दूसरी तरफ 1985 का डिस्को राजा, एक एरोगेंट, सुपर स्टाइलिश और रूथलेस अंडरवर्ल्ड डॉन। सोचो कितना आयरॉनिकल और अजीब सीन होगा जब आज के छोटे मोटे गुंडे एक 1980s के सीजन्ड माफिया बॉस को डराने चले थे। एब्सोल्युटली क्रेजी। तो ये इम्पॉसिबल सी टाइमलाइन आखिर काम कैसे कर रही है, इसे समझते हैं। 1949 में पैदाइश, 1985 में धोखा मिला और लद्दाख की बर्फ में जिंदा दफन कर दिया गया, और आखिरकार 2026 में जब उसे रेजरेक्ट किया गया तो बायोलॉजिकली वो 70 साल का है, लेकिन 35 साल डीप फ्रीज में रहने की वजह से उसका जिस्म अभी भी 35 साल का ही दिखता है। वक्त लिटरली इस बंदे के लिए रुक सा गया था। अब हम फ्लैशबैक की गहराई में चलते हैं, द 1985 बिट्रेयल। आखिर इतने ताकतवर डॉन को बर्फ की कब्र तक किसने पहुंचाया? ये रही वो 1985 की हिट लिस्ट। पहला नाम बर्मा सेथु, जो एक इंतहाई गुस्से वाला राइवल गैंगस्टर था, और दूसरा नाम जो ज्यादा खतरनाक था, उत्तम कुमार, जिसे एंथनी 10 भी कहते थे। एक नंबर का बुजदिल पर बहुत ही शातिर मास्टरमाइंड। इन दोनों ने मिलकर ही डिस्को राजा की उल्टी गिनती शुरू की थी। ये पार्ट वाकई काफी डार्क और इमोशनल है। उत्तम कुमार ने पूरी अंडरवर्ल्ड को मैनिपुलेट किया, डिस्को राजा की प्रेग्नेंट बीवी हेलेन को बेरहमी से कत्ल किया, और फिर उस लद्दाख वाले जानलेवा हमले की साजिश रची। वो कहते हैं ना, सबसे गहरा घाव हमेशा किसी भरोसेमंद साथी का ही होता है। एक दोस्त ने ही पूरी एम्पायर छीन ली थी।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आते हैं आखिरी हिस्से पर, द फाइनल रिवेंज। तो यहाँ 1985 के दुख और 2026 की हकीकत बिल्कुल एक दूसरे से आके टकराते हैं। और सच में ये ट्विस्ट सबसे बेहतरीन है। वसु कोई हमशक्ल या डोपलगैंगर नहीं है, वो एक्चुअली में डिस्को राजा का अपना बायोलॉजिकल बेटा है। और एंड में क्या होता है, दोनों मतलब 70 साल का बाप जो 35 का दिखता है और उसका असली बेटा मिलकर दुश्मनों की धुलाई करते हैं। 2026 का मिसिंग पोता और 1985 का डॉन, क्या खूबसूरत तरीके से कहानी आपस में जुड़ी है। क्लाइमैक्स में एक और बहुत दिलचस्प मेडिकल ट्विस्ट है। पहले लैब में एक छोटी सी डिटेल नोट की गई थी, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये एक रेयर पैदाइशी कंडीशन होती है जिसमें इंसान का दिल लेफ्ट के बजाय राइट साइड पर होता है। और गेस व्हाट, यही नायाब हालत आखिर में डिस्को राजा की जान बचाती है जब उसके लेफ्ट चेस्ट पर गोली लगती है। गोली लग गई पर दिल तो वहां था ही नहीं। एक छोटी सी डिटेल ने पूरी गेम पलट दी। तो आखिर में हमारे पास ये सवाल रह जाता है, क्या एडवांस साइंस वाकई माजी के गुनाहों को ठीक कर सकती है? जदीद बायोटेक्नोलॉजी, खानदानी वफादारी और 80s का हार्डकोर रिवेंज, इन सब का ये टकराव जहन में एक गहरा असर छोड़ता है। हम इस जायजे को यहीं रैप अप करते हैं, पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, आप माजी को बर्फ में कितना ही दबा लें, वो किसी न किसी शक्ल में वापस आके हिसाब जरूर मांगता है।